डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देखना है, हाँ बिल्कुल, ये लंबा है ना, हमें डायरेक्ट अनुच्छेद को देखना है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में वर्तमान में है ना कितना अनुच्छेद है। चलिए ठीक है, तो भारतीय संविधान में कुल कितना अनुच्छेद है, वर्तमान की बात करें तो 400 से अधिक अनुच्छेद है, ठीक है, 400 से अधिक बोलेंगे, है ना। देखिए, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है, मूल संविधान में बात करेंगे तो कितना है, 395 अनुच्छेद है। लेकिन अब हमने क्या आपको बताया कि संविधान है जिस समय बना था उस समय कुछ और कानून रहा होगा, समय जब बदलते रहता है तो हमें और भी जरूरत पड़ जाता है, तो उसी में कुछ ऐड कर दिया जाता है, क ख ग ऐसे करके पढ़ते हैं ना, जैसे 9 के क 9 के ख, बुझाया। तो अगर वैसे करके काउंट किया जाए तो अभी 400 प्लस अनुच्छेद है, यानी कि इसका आंसर आपका सी हो गया एक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे, कितना था, 395, ठीक है। आरंभ में कितना अनुच्छेद था, 395 था, ये तो सबका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, वर्तमान की बात कर रहा है, तो 400 प्लस हमने कहा है, यहाँ पे 395 अनुच्छेद लिख रहा है, यह तो है, लेकिन 12 अनुसूची था, बिल्कुल नहीं था, है ना, 8 ही अनुसूची, हाँ 8 ही अनुसूची था, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची था, जबकि यहाँ 12 अनुसूची दे रखा है, बाकी कोई हमें मिलता जुलता इसमें नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका कोई भी ना तो ए बी सी डी में से कोई भी इसका ऑप्शन है ही नहीं, इसका सभी ऑप्शन गलत है, ठीक है, हाँ नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद और अनुसूची थी, तो हम जानते हैं कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है, ठीक, 8 अनुसूची है, ये भी सत्य है, और 22 भाग है, ये भी सही है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची, ऑप्शन नंबर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख रहे हैं कि अब इसमें मिलाना है, ठीक है, कि कौन से अनुच्छेद के तहत कौन सा काम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नए राज्यों का गठन जो है वह किस अनुच्छेद के तहत हो रहा है, तो नए राज्यों का गठन जो है संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत होता है, ठीक है, एक आ 2 हो जाएगा। नागरिकता उसको कौन से अनुच्छेद के तहत मिलेगा, तो उसे सॉरी भाग है ना, तो उसे भाग 2 के तहत नागरिकता प्राप्त होगा, ठीक है। उसके बाद रहा बात कि मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकार की चर्चा कौन से भाग में है, तो मौलिक अधिकार की चर्चा संविधान के 3 भाग में है, और प्रशासनिक अधिकार की जो स्थापना है वह किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो वह अनुच्छेद है 323 से, यानी कि ए का 2 बी 1 और सी 4 डी 3। अब ढूंढिए यह ऑप्शन कहाँ है आपका, तो पहले नंबर में दिख रहा है, ए का 2 बी का 1 सी का 4 और डी का 3, आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, तो यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा, राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना कोई भी विधेयक जो है कर लगाता है, ठीक है, टैक्स लेता है, तो विधायिका में नहीं रखा जा सकता, तो यह प्रावधान भारत के संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा, याद रखेंगे अनुच्छेद 117, कौन सा अनुच्छेद, 117। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष अनुच्छेद की बात कहा है तो यह अनुच्छेद 117 ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 313। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत क्या किया गया है? अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। और यही अनुच्छेद है, कहता है कि यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत अगर समर्थन से संकल्प को घोषित कर दिया है तो राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है मतलब अनुच्छेद के साथ सही बैठ रहा है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसकी बात आता है? एक मिनट, मतलब सही है, बाकी सब के सब गलत है, वह चर्चा है। तो देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय यह अनुच्छेद 318 के तहत नहीं आता, यह गलत है। ठीक है, यह गलत है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना होती है वह अनुच्छेद 324 के तहत होती है, याद रखेंगे। ठीक है, एक मिनट 324 गलती बता दी हम भी। देखिए 324 में ना, 324 में भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, ये सही है 324 में। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत का निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है अनुच्छेद 324 के तहत होता है। तो अब हम लोग याद करेंगे कि आखिर में ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत होगा। तो कहीं कॉपी है तो वहाँ जगह बना करके फटाफट लिखते चलिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन का जो प्रावधान है वह 124 के तहत है। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किसके तहत हो जाएगा? 124। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निर्वाचन इसी में बी नंबर में ऑप्शन में भारत का निर्वाचन आयोग का गठन तो अनुच्छेद 324 के तहत सही है। फिर कह रहा है कि संघीय लोक सेवा आयोग अगर अनुच्छेद 332 के तहत नहीं आता है तो आता किसके तहत है, ये भी हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसका ना 318 हो जाएगा। संघीय लोक सेवा आयोग किस में आ जाएगा? 318 में। ठीक है, एक मिनट, अनुच्छेद 300 लोक सेवा आयोग के सदस्य और कर्मचारी सेवा की शर्त 315 में आएगा, 315 में आता है संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। ठीक है, और नेक्स्ट अब देखिए, अब ये जो महाधिवक्ता है, महाधिवक्ता के कहने का मतलब है कि एक क्या बोलते हैं, राज्य में ना एक महाधिवक्ता होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री की सहायता करने के लिए एक बड़ा वकील कह लीजिए, सभी अपना अपना एक वकील रखते हैं। ठीक है, तो महाधिवक्ता का जो गठन होता है वह 165 के तहत, कौन से अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता आएगा? 165। फिर से रिकॉल कीजिए, आपको हमने बताया भारत का सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन होगा 124, भारत का निर्वाचन आयोग का 124, भारत का निर्वाचन आयोग का गठन 324, संघीय लोक सेवा आयोग का गठन 315 और उसके बाद महाधिवक्ता 165। ठीक है, चलिए अब फिर यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है यानी कि सही नहीं है उसको ढूंढना है। ठीक, तो चलिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले कहा है 39 से समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, सबको समान न्याय मिलना चाहिए और जैसे कानूनी रूप में ना निःशुल्क कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। अनुच्छेद 39A बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 39A कहता है
इसको बहुत फायदेमंद वाला बात है राजा, सुनिएगा ध्यान से, है ना। इसमें बताया गया जैसे कि कोर्ट कचहरी का चक्कर होता है ना, तो आपको एक वकील रखना होता है, लेकिन आपके पास अगर पर्सनल वकील रखने के लिए पैसा नहीं है तो आप वहाँ डिमांड कर सकते हैं कि भाई हमारे पास में वकील नहीं रखने की क्षमता नहीं है, हम एक वकील चाहिए। तो 39A के तहत आपको वकील, सरकारी वकील आपका केस लड़ेगा, ठीक है। अनुच्छेद 40, ठीक है, यह ग्राम पंचायतों के संगठन का बात करता है, बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है, यह भी बिल्कुल सही है। रहा बात अनुच्छेद 48, यह सही नहीं है ना। अनुच्छेद 48 में क्या कहा है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग करना, तो यह अनुच्छेद 50 में है, न कि अनुच्छेद 48 में, बुझा गया। तो हमने क्या कहा कि न्यायपालिका जो है वह कार्यपालिका को अलग, न्यायपालिका का काम और कार्यपालिका का काम अलग अलग बांटता है दो भागों में। यह अनुच्छेद 50 है, आर्टिकल 50 है। तो फिर आर्टिकल 48 में है क्या? तो आर्टिकल 48 में है कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित जो भी बातें हैं, किससे कहा हमने? कृषि एवं पशुपालन से संबंधित, हाँ, जो भी संगठन है उसके बारे में हमें अनुच्छेद 48 में पढ़ने को मिलता है, ठीक है। यहाँ अनुच्छेद 48 सबसे अलग रहा, न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग होगा 50 के तहत, जबकि अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालक याद रख लेंगे, इनके संगठन से चर्चा है। चलिए फिर अब इस वक्त मिलान करना है, ठीक है, कौन सा अनुच्छेद किससे मैच कर रहा है। सबसे पहले हमने अनुच्छेद 124 देखा है, तो 124 में क्या है? तो 124 में अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था ना, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ बातें था कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, गठन, तो अनुच्छेद 124 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 का ए। तो देखिए फटाक से एक के ए मिल ही गया, तो बाकी तो सब वही है, ए नंबर हो जाएगा। तो अनुच्छेद 5 है ना, इसमें किसकी चर्चा की गई है? नागरिकता की। अनुच्छेद 352 में आकस्मिक प्रावधान की चर्चा की गई है, और अनुच्छेद 245 में जो भी विधायी शक्ति है ना, कानून बनाने से रिलेटेड जो भी शक्ति है, उन सबको क्या कर दिया गया है? अलग अलग कर दिया गया। ये विधायी आकस्मिक प्रावधान क्या है ना? तो कहने का मतलब है इमरजेंसी लागू करना, है ना, आपातकाल की घोषणा करना 352 के तहत, बुझा गया। नेक्स्ट, चलिए, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए निकल के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर वही मिलान करने वाला ही है। अब इसमें क्या कहता है? इसमें कहा है अच्छा, इसमें अनुच्छेद देले है और हमें मिलाना है। अनुच्छेद 14 है ना। तो अनुच्छेद जब 14 हम देखते हैं, तो अनुच्छेद 14 में क्या है? तो यह समानता का अधिकार देता है, ये मौलिक अधिकार में आ गया है ना। एक भारतीय को 6 तरह के मौलिक अधिकार मिले हुए, पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन अब वह मौलिक अधिकार एक घटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है ना। संपत्ति के अधिकार पे विवाद था, अगर संपत्ति, यहाँ हम मौलिक अधिकार में क्या देख रहे हैं? सबको समान तरह से अधिकार मिला हुआ है। तो मौलिक अधिकार में अगर संपत्ति को रखते तो किसी के पास अधिक है या कोई हमारे पास में कम संपत्ति है, तो हम तुरंत ना कहते कि भाई हमारे पास में समान अधिक संपत्ति रहना चाहिए। ठीक, अब पैसा कमा कोई और रहा है, अब मांग हम रहे तो होगा। तो हाँ, तो इसीलिए संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो कहने का मतलब अनुच्छेद 14 जो कहता है, देता है, वह समानता के अधिकार को बताता है। तो ए का आपका 3 नंबर हो गया, ए का कौन हुआ? ए का 3। और उसके बाद अब अनुच्छेद 36 है, आर्टिकल 36 है। तो 36 से जब हम शुरू करते हैं तो ऊपर में 51 तक जाते हैं, तो नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है।
तो पूछा जा सकता है, बताओ नीति निर्देशक तत्व की चर्चा किस आर्टिकल के तहत आता है? तो हमें तुरंत बताना है कि नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक आता है। ठीक है, 36 से 51 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 74 है ना, अनुच्छेद 74 किसके तहत आता है? तो अनुच्छेद 74 जो है मंत्री परिषद, ठीक है, किसके तहत आएगा? इसमें मंत्री परिषद के गठन की चर्चा की गई है। और अब बात आया 368, तो कोई भी संविधान में जो संशोधन होता है वह किस अनुच्छेद के तहत होगा? तो याद करेंगे 368 के तहत, यानी कि यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी निकल करके सही आया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलाने करने वाला है। अच्छा, तो इसमें अब सारा अनुच्छेद दिया हुआ है और आपके को बताना है कि इसमें किस अनुच्छेद के तहत नए राज्यों को हम शामिल कर सकते हैं। ठीक है, कोई राज्य अगर चाह रहा है कि हम भारत में मिल जाए, जैसे कि सिक्किम भारत में मिला ना, सिक्किम चाह कि भारत में मिल गया 1975 में, अलग देश हुआ करता था। अभी बेचारा नेपाल के भी बुरा हाल है, श्रीलंका के बुरा हाल है, कल होके वो भी चाह जाए कि नहीं भारत में हम मिल जाते हैं, तो कौन सा आर्टिकल होगा जो किसी को भारत में मिला लेगा? तो याद रखेंगे वो अनुच्छेद 2 है। ठीक है, आर्टिकल 2 के तहत कोई भी नया राज्य जो है वह क्या कर सकता है? भारत में मिल सकता है। अच्छा, समता का अधिकार, अभी तुरंत ना का समता का अधिकार कहिए तो या समानता का अधिकार कहिए तो अनुच्छेद 14। ठीक है, हाँ, उसके बाद है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यह किस अधिकार के तहत हमें मिलेगा? तो यह अनुच्छेद 22 से है। यानी कि अगर आपको जब पुलिस से गिरफ्तार करने आएगा तो उस समय क्या क्या नियम है ना, एक अधिकार दिया गया है कि जब आप गिरफ्तार होइएगा तो सबसे पहले आपको वजह पूछना कि हाँ भाई क्यों गिरफ्तार कर रहे हो। अगर कोई महिला को गिरफ्तार कर रहा है तो एक महिला पुलिस ऑफिसर होना चाहिए, है ना। तो ये सब बातें जो है हाँ पूछने का अधिकार आपको दिया गया है, कौन से? सी के तहत, अनुच्छेद 22 के तहत। उसके बाद बचा क्या बचा कि राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार। ठीक है, तो यह अनुच्छेद 111 के तहत है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? ए का हो गया 2, तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही उत्तर है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिर इधर आर्टिकल दिया हुआ है और इधर उससे रिलेटेड हमें जानकारी है, तो कौन से आर्टिकल में क्या आएगा। ठीक है, तो अभी तुरंत हमने ऊपर में एक क्वेश्चन डील किया था कि 75 के तहत मंत्री परिषद आ जाता है कि 1 मिनट रुक जाइए, इसमें कुछ गलती, 1 को 2 सम्मिलित कीजिए, सूची को नीचे। अच्छा ठीक है, ठीक, मिलान करने वाला है। तो अभी तुरंत हम लोगों ने देखा है कि अनुच्छेद 75 के तहत मंत्री परिषद की चर्चा थी ना। अनुच्छेद 75 के तहत भारत और मंत्री परिषद की नियुक्ति था, यानी कि बी का दुई हो गया। और उसके बाद अनुच्छेद 164 के तहत जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं और उनकी मंत्री परिषद की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 164 के तहत, याद रखेंगे। अब आता है 54, तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के तहत होता है। ठीक, भारत का जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो किसके तहत होता है? अनुच्छेद 54 के तहत। और रहा बात अनुच्छेद 155, तो यह राज्य में ना राज्यपाल की नियुक्ति होती है, यह अनुच्छेद 155 के तहत होता है। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि बताइए राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है या अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा? बिल्कुल अप्रत्यक्ष द्वारा, जब जनता चुने तो प्रत्यक्ष, जनता नहीं चुन रही है अप्रत्यक्ष। और ये जो राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? नहीं, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं राज्यपाल को। राज्यपाल जो है
वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। कहाँ? राज्य में, है ना। बिल्कुल समझ लीजिए, जैसे जैसे पूरे देश के लिए राष्ट्रपति हैं, उसी तरह से एक तरह से समझिए राज्य के राष्ट्रपति हो गए राज्यपाल, है ना। जो काम उनका केंद्र में है वही काम इनका राज्य में है। ठीक, यानी कि आपका सभी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हुआ। ए तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए नंबर में आपका ऑप्शन है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है? फिर से मिलान करने वाला है ना। अनुच्छेद 61 की चर्चा कर रहा है ना। तो जैसे अनुच्छेद 61 मिले ना तो एकदम करकरा के मार दीजिए कि राष्ट्रपति महाभियोग चलाएगा। क्या करेगा? महाभियोग चलाएगा। महाभियोग का मतलब समझते हैं? राष्ट्रपति को पद से राष्ट्रपति का चुनाव भी, उससे चुनना भी बड़ा जटिल काम है ना। अकेले नहीं चुनाता है और उसे हटाना भी बड़ा कठिन काम है। तो राष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है किसी कारण से, कुछ मतलब उसके ऊपर कुछ दोष लग गया या बहुत सारा कुछ भी हो सकता है जिसके कारण से उसे आप पद से हटाना है, तो उसे पद से हटाने के लिए महाभियोग चलाया जाता है। ठीक, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाएगा अनुच्छेद 161 के तहत। ठीक है, अब नेक्स्ट बारी आता है कि अनुच्छेद 67, ठीक है, ख के तहत क्या किया जाएगा? अनुच्छेद 67 के ख के तहत उपराष्ट्रपति को हम लोग हटाते हैं। ठीक है, अगर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 67 का यूज करके उसे हटा सकते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 94। तो अनुच्छेद 94 कहता है कि जो लोकसभा के जो स्पीकर नहीं होते हैं, जैसे कि अभी लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला। बस ओम बिरला है, ओम बिरला। हाँ, तो अनुच्छेद 94 के तहत स्पीकर को हटाना। और अनुच्छेद 90 कहता है कि राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं, ठीक है, राज्यसभा के उपसभापति उनको हटाने के, यानी कि लगभग इसमें सभी हटाने की ही चर्चा हुई। एक बार इसको रिकॉल कर लीजिए। अनुच्छेद 61 के तहत किसको हटाया जाएगा? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलेगा। अनुच्छेद 67 ख के तहत उपराष्ट्रपति को हटाया जाएगा। अनुच्छेद 94 के तहत स्पीकर को हटाया जाएगा। अनुच्छेद 90 के तहत राज्यसभा के उपसभापति को हटाया जाएगा। यहाँ ए का 2 है और ए का 2 यहाँ सी नंबर में नजर आ रहा है। फटाक से मार देंगे। ए के 2, बी के 3, सी के 4 और डी के 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मिलान ही करना है। इसमें देखते हैं क्या है। यहाँ पर फिर देखिए अनुच्छेद 323 के ए है, ठीक है। उसके बाद आपका तो ये अनुच्छेद 323 ए के तहत क्या है? तो जो प्रशासनिक अधिकरण देख रहे हैं यह अनुच्छेद 323 ए के तहत आएगा, ठीक है। और अनुच्छेद 324 है ना, अनुच्छेद 324 के तहत क्या आएगा? तो कहने का मतलब है जो निर्वाचन की चर्चा हम लोग जो देखे थे ना, निर्वाचन, तो निर्वाचन मतलब चुनाव। तो ये चुनाव या निर्वाचन की जो चर्चा है वह अनुच्छेद 324 में है। फिर अनुच्छेद 330 में किसकी चर्चा है, यह बात जानने वाली है। तो हम याद रखेंगे कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सदस्यों को आरक्षण जो मिलता है वह अनुच्छेद 330 के तहत मिलता है, ठीक है। लोकसभा, हाँ, आप लोगों को कौन से कैटेगरी से आते हैं? कौन? ब्यादर, चलिए, हाँ, तब ठीक है। एकदम करकरा के हमारी आरक्षण के फायदा उठाइए नेताजी। तो कितना मत, हाँ, कितना अच्छा है। तो अनुच्छेद 330 में के तहत याद रखिएगा, तो भूलिएगा नहीं आप, है ना, कि हाँ इसको याद रख लीजिए कि अरे हमारा अनुच्छेद 330 के तहत ना कौन चीज मिलल है? आरक्षण मिलल है।
लोकसभा में जाने का अपने अपने ही याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 320। तो ये लोक सेवा आयोगों के कार्यों के बारे में अनुच्छेद 320 बताएगा। हो गया। तो फिर एक बार फिर से मिलाइए। अनुच्छेद 323 ये बताता है प्रशासनिक अधिकारण की चर्चा इसमें की गई है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा के लिए जो भी अनुसूचित जाति और जनजाति है उनके सदस्यों का आरक्षण दिया गया है, अनुच्छेद 330। और अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोगों के कार्य की चर्चा की गई है। ऑप्शन नंबर इसमें आपका कौन जा रहा है? ए का 2 और बी के 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका हो गया। चलिए फिर सी नंबर फिर से मिलान करने वाला आ गया है। तो संवैधानिक संशोधन, संविधान में संशोधन लगा तुरंत बताएं अनुच्छेद 368। ये तो बिल्कुल सही है। संवैधानिक संशोधन किसके तहत होगा? 367। अब देखिए वित्त आयोग है ना, वित्त आयोग की जो चर्चा है अनुच्छेद 280 में होगा। ठीक है। अच्छा, अगर कभी हमने अभी तुरंत पढ़ा था ना कि 352 के तहत आपातकाल लागू होता है, इमरजेंसी लागू होता है। तो आपातकाल भी कई तरह के होते हैं। तो उनमें से एक वित्तीय आपात भी होता है, यानी कि सरकार में ना मतलब जब भारत में पैसा की कमी हो जाए, ठीक है, तो उस समय जो आपात लगता है वो वित्तीय आपात होता है। 352 में 356 और 360 यही 3 आपात इसी के अंतर्गत लगाया जा सकता है। तो आप यहाँ 360 के तहत वित्तीय आपात को लागू किया जाता है जब भारत में पैसा वैसा की कमी हो जाएगा तो। बुझा गया? हाँ, इसमें क्या होता है कि न राज्य सरकार न केंद्र सरकार पैसा को खर्चा करेगा। अब राष्ट्रपति समझेंगे किस तरह से देश को चलाना है, कैसे पैसा खर्चा होगा। ठीक है। तो वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत भगवान का शुक्र मनाइए, गणेश जी की कृपा से अपने यहाँ कहीं वित्तीय आपात न लगा है। ठीक है। और रहा बात अखिल भारतीय सेवाएं, उसकी चर्चा अनुच्छेद 312 में है। ठीक है। यानी कि ए का तो हो गया 4 और ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। तो संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368, वित्त आयोग की स्थापना 280, वित्तीय आपात 360 और अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा क्या रहा है कि कौन अब इसमें से सही है, बाकी सब गलत मिलेगा, एक ही कोई सही होगा, उसे ढूंढना है। चलिए आपके सामने अनुच्छेद 17, क्या यह न्याय के समक्ष समानता की बात करता है? हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए? 21 पे है ना। अच्छा देखिए, इसका ना केवल 352 ही सही है। अनुच्छेद 352 इसके तहत आपात स्थिति की घोषणा होती है। बाकी जितना जो है ना सब गलत है। काहे गलत है? तो अनुच्छेद में ना अस्पृश्यता का अंत होता है। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत कर दिया गया है। ठीक। हाँ बिल्कुल। कैसे अंत होगा जानते हैं? हाँ, टोला में के कोनो जे होंगे पंडित जी से चाहे कोई उच्च वर्ग के लोग आ गए, तू दुसाध हते हट तो ने हमारा साथे न रहता। ठीक है। तो एकदम कहिएगा ऐसन बात रे, चले जाइएगा थाना में आ कहिएगा देखिए वो हमारे साथ में छुआछूत की भावना किया है, अपना साथे बैठ कर न खिलाया है ना। चाहे कुछ ऐसी रिलेटेड बात बताइएगा तो वहाँ तुरंत कहेगा अच्छा तुम्हारा अनुच्छेद 17 का हनन हो गया है ना। आकर के अब मार लाठी से ढेंगा देगा, कहेगा कि तुरा पता ना अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का अंत कर दिया गया है। ठीक। तो यह अनुच्छेद 17 क्या करता है? अस्पृश्यता का अंत करता है। बात समझ आ गया? चलिए अब अनुच्छेद 78 है। अनुच्छेद 78 क्या कहता है?
तो इसमें राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। यानी कि अनुच्छेद 78 में बताया गया है कि अगर प्रधानमंत्री से अगर राष्ट्रपति कुछ राय मांगे या कोई जानकारी किसी विषय पर मांगे तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को बताना है। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बताएगा। ठीक है, जो भी जानकारी राष्ट्रपति को चाहिए। ठीक, तो अनुच्छेद 78 भी समझ में आ गया। अब एक और बात आ गया कि अनुच्छेद 192 ये क्या कहता है। तो ये कहता है कि राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय की जो चर्चा है वह अनुच्छेद 192 के तहत है। ठीक है, तो याद रखिएगा दो गो। अनुच्छेद 17 कौन चीज, जा भूल गए अभी, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत के अंत, बस बुझाया। अस्पृश्यता छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जो भी जानकारी मांगेगा वो प्रधानमंत्री देगा। अनुच्छेद 352 इमरजेंसी लागू होगा। बस हो गया। आपका यहाँ सही उत्तर था, केवल 352 सही मिला हुआ, बाकी सब में गलत लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही अभी सुमेलित करने वाला है, हम लोग देखेंगे मिलान करने वाला। देखिए ये क्या कह रहा है, अनुच्छेद 215 की चर्चा है। ठीक है, अनुच्छेद 215 क्या कहा है। तो अनुच्छेद 215 इन उच्च न्यायालय के अभिलेख का एक अभिलेख न्यायालय होगा, इसकी चर्चा कर रहा है। ठीक, अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का एक अभिलेख होगा, एक अभिलेख न्यायालय होगा, इसकी चर्चा अनुच्छेद अनुच्छेद 215 में है। फिर 222 में ना किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण किया जा सकता है। ठीक है, न्यायाधीश का मतलब किसी जज को एक जो हाई कोर्ट से है दूसरे हाई कोर्ट में उसे भेजा जाएगा, किस अनुच्छेद के तहत, 222। अच्छा, और क्या है, और अब बात करेंगे 226 के। तो कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति होती है। अगर कुछ रीट निकालना है तो वह निकाल सकता है, अनुच्छेद कौन से, 226 के तहत। और 227 में है कि सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति 227 के तहत दिया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 242 या अनुच्छेद 239, कौन सा। इसका हो जाएगा अनुच्छेद 241 के तहत केंद्र शासित जो भी प्रदेश है वहाँ उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। बुझा गया, केंद्र शासित प्रदेश। चलिए, क्या वो केंद्र शासित प्रदेश है, हाँ बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 24 में भी मिलान करने वाला है। इसमें क्या कहा गया, अनुच्छेद 76 बता रहा है सबसे पहले, है ना। 75 में तो क्या देखे थे, मंत्री परिषद का चर्चा था ना। देखिए ये जो 76 है ये कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय भारत का एक महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद 76 के तहत क्या चर्चा है, भारत का एक महान्याय, हाँ भारत का एक महान्यायवादी यानी प्रधानमंत्री की सहायता के लिए। अनुच्छेद 148 तो भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी होगा। अनुच्छेद 148 कहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हाँ अनुच्छेद 141 कहता है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। फिर 75 का एक क्या कहता है, ये कहता है कि केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति की जाएगी 75(1) के तहत।
केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति किसके तहत की जाएगी? 75(1) के तहत। और अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को वर्णित किया गया है। याद कीजिए फिर से। 76 में भारत का महान्यायवादी की चर्चा की गई है। 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 75(1) के तहत केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति की जाए और अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा, इसका चर्चा किया गया है। यानी कि 24 के 3 हो गया और ऑप्शन आपका बी नंबर यहाँ पे क्या जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या क्वेश्चन है? 26 को। अब देखते हैं, फिर से मिलान करने वाला है। ठीक है, तो विधि के सम्मुख समानता, यानी कि कोई भी कानून जो बनेगा उसके जो समक्ष समानता है वह किस में होगा? तो जाहिर सी बात है वह अनुच्छेद 14 जो है वह सबको समान से रूप से जीने का अधिकार देता है, चाहे कानूनी रूप से हो, है ना। जो कानून दूसरे जो सजा दूसरे को मिलेगा किसी दंड के स्वरूप में, वही सजा उसी गलती की जो भी दंड होगा वह उतना ही दंड आपको मिलेगा जितना दूसरे को मिलेगा। कार्य करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 41 में है। ठीक है, कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति का होना चाहिए, यह अनुच्छेद 42 में है ना। अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो सही बिल्कुल है, यही ना जब पागल उगल है तो ऐसा आदमी के नाम। ठीक है, और बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो यह आपका आता है अनुच्छेद 45। ठीक है, किसके तहत आता है? अनुच्छेद 45। हाँ, चलिए, तो इस तरह से आपका देखिए तो कहाँ है इसमें ए का 4 नंबर कहीं दिले है, ए के 4, अच्छा डी नंबर में दिले है, बी का 3 नंबर, सॉरी ए का 3 नंबर ना, ए का 3 ना होगा, ए का 3 हुआ है तो बी नंबर में है। बी का 4 नंबर है तो ए भी है, और सी का कितना हुआ? 1 हुआ, ए भी है, और डी का 2 हुआ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए कि गौतम बड़े लेट से, ओहो अंतिम रूप में आप आए। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, क्या यह गौतम है? चलिए नेक्स्ट देखिए। अब भारतीय संविधान, फिर से यहाँ पर देखना है कि इसमें से कौन सही नहीं है, यानी कि इसमें से कोई एगो जो है गलती है, उसे हमें गलती वाले को ढूंढना है। ठीक है, तो देखिए 371 क के तहत नागालैंड की चर्चा की गई है, ये भी सही है। उसके बाद 371 ख के तहत असम की भी चर्चा की गई, ये भी सही है। लेकिन 371 के ग के तहत मेघालय की चर्चा नहीं है। 371 ग के तहत मेघालय की चर्चा नहीं है, तो कहने का मतलब किसकी चर्चा है? तो 371 ग के तहत मणिपुर की चर्चा है। किसकी चर्चा है? मणिपुर, है ना। देखिए संविधान में ना क्या बोलते हैं कि कुछ जो पूर्वोत्तर के जो जनजातीय क्षेत्र है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इन सब को ना अलग से प्रावधान किया गया है। ठीक है, यहाँ का कल्चर कुछ अलग टाइप का है, तो सरकार यहाँ पर जबरदस्ती कानून नहीं लगवा सकता है। ठीक है, चलिए अगला है 371 के घ, तो आंध्र प्रदेश की चर्चा है क्या? तो बिल्कुल है, घ में आंध्र प्रदेश की चर्चा है, और 371 के अंग में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, इसकी भी चर्चा है। 371 च में सिक्किम की चर्चा है। 371 के 6 में मिजोरम की चर्चा है। 371 के ज में अरुणाचल प्रदेश की चर्चा है, और 371 के झ में गोवा की चर्चा है, और 371 के अंग में ना कर्नाटक की चर्चा है। तो यह सब हमें याद रखना है। ठीक, यहाँ हाँ 23 नंबर के आंसर है बी।
हाँ, और 22 नंबर के है ए। हो गया। हाँ चलिए। और आज भी भेजे हैं ना। आज किस चीज़ पर भेजे थे? अनुसूची। आज भेजे अनुसूची